या अपने एक्सपेंसेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो जब रेवेन्यू या एक्सपेंसेस मैनिपुलेट होंगे तो ऑटोमेटिकली कंपनी का प्रॉफिट जो है ना वो चेंज हो जाएगा। लेकिन इसमें कोई भी इलीगल प्रैक्टिस नहीं है, बिकॉज इट इज विद इन द रूल्स ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो जब ऑडिटर आएगा तो ऑडिटर उसके ऊपर ऑडिट ऑब्जेक्शन नहीं लगाएगा। हाँ, ये जरूर है कि कंपनी को ये डिस्क्लोजर देना होता है एनुअल रिपोर्ट्स के अंदर कि अगर हम ये अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज ना लेके आते तो चेंज ना लाने के ऊपर कंपनी की सिचुएशन क्या होती और चेंज आने की वजह से सिचुएशन क्या हुई है। लेकिन ये सारी इंफॉर्मेशन क्योंकि नोट्स टू अकाउंट्स में दी होती है, तो बहुत सारे जो यूजर्स हैं फाइनेंशियल रिपोर्ट्स के, वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख रहे होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट को देख रहे होते हैं। वो नोट्स टू अकाउंट्स को रेफर ही नहीं करते। बिल्कुल इस एग्जांपल इस तरह से ले लें कि जब बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए जाते हैं तो वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म देते हैं जिसके 7-8 पेजेस होते हैं। तो हम क्या करते हैं जो है ना उसमें उनके 7-8 पेजेस के एंड पे 1-2 पेजेस टर्म्स एंड कंडीशंस के दिए होते हैं जो 8 या 9 फॉन्ट के अंदर जो है ना वो लिखे हुए होते हैं। तो मे बी none of us would even have bothered to read those terms and condition। बल्कि हम तो अच्छा बैंक ही उसको कंसिडर करते हैं जिसके अंदर वो जो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर होता है वो सारे के सारा हमें फॉर्म फिल करके दे देता है, सिर्फ हमें कहते हैं सर यहाँ पे काइंडली आप साइन कर दें, तो हमारी फैसिलिटेशन कर देते हैं। तो इसी तरह से एनुअल रिपोर्ट के अंदर डिस्क्लोजर तो मौजूद होता है लेकिन बहुत सारे लोग उस डिस्क्लोजर को देखते ही नहीं है जो ना। तो अनएथिकल है, इलीगल नहीं है, अनलेस और अनटिल इट इज विद इन द रूम ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को वायलेट करेंगे तो फिर इलीगल है। थैंक यू सर। वेलकम जी। इसमें अच्छा जी, मूविंग बैक टू द डिस्कशन दैट वी आर हैविंग, देन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कंपनीज। देयर इज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। क्या डिफरेंस होगा जी इन दोनों में? सर ये जो सोल प्रोप्राइटरशिप है अनलिमिटेड होती है जो है लायबिलिटी, और ये जो स्टॉक्स पे जो स्टॉक्स इश्यू करती हैं ये नॉर्मली लिमिटेड कंपनीज होती हैं। सर लिमिटेड में जो है वो आपकी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज होती हैं वो जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती, जबकि अनलिमिटेड में आपकी इन द केस ऑफ लॉस आपकी जो है पर्सनल प्रॉपर्टी भी जो है वो लाइबल होती है आपके लॉस को बियर करने के लिए। ठीक है। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखिएगा, आगे ऊपर अगर हेडिंग देखें ना तो दिस इज टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो इट मींस वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट कंपनीज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज, एज द नेम सजेस्ट, limited liability companies are the ones in which liability of the shareholders would be limited। ठीक है। and unlimited liability companies are the ones in which liability of the shareholders would be unlimited। जनरली जो कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं वो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज ही होती हैं। ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज जो हैं थ्योरेटिकली तो हम इनको जो है ना बाइफरकेट करते हैं, प्रैक्टिकली जो है ना ये एग्जिस्ट नहीं करती। पाकिस्तान में अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज नहीं एग्जिस्ट करती। देन दे आर लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी। इसका क्या मतलब है? स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ शेयर्स आप इशू कर सकते हैं, उससे ज्यादा शेयर्स आप लोग इशू नहीं कर सकते उस कंपनी के। नहीं 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 नहीं, ये उसी लिमिटेड लायबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट को फर्दर जो है ना उसकी बाइफरकेशन है। इसमें आप सर कोई चीज एज अ गारंटी रखवाते? अच्छा देखिए, हमने क्या कहा था, लिमिटेड लायबिलिटीज जिसके जितने शेयर्स होंगे जी जी जिसकी जितनी शेयर वैल्यू होगी वो उसकी लिमिटेशन उतनी ही होगी। और ठीक है। लिमिटेड बाय गारंटी में जो उसकी वो कोई गारंटी वो देगा वो भी उस लिमिटेशन के अंदर आएगी, उसकी लायबिलिटी के अंदर आएगी। वेरी राइट, वेरी राइट। देखें लिमिटेड लायबिलिटीज क्या है? इन विच लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट वुड बी दैट लिमिट? तो उसका ये आंसर है, दैट लिमिट कुड बी द investment in the shares or the guarantee that they have given। So limited by share means that the shareholders would be liable to pay the debts or the losses up to the shares that they are holding, up to the amount of the shares that they are holding in the company। जितनी के amount के shares उन्होंने purchase किए हुए हैं बस वो सिर्फ उस हद तक liable है। And limited by guarantee means that they would be liable to pay off the debts or obligation of the business organization
अप टू द गारंटी दैट दे हैव गिवन। तो जनरली जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो लिमिटेड बाय शेयर्स ही होते हैं, लेकिन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कुछ लोगों को लिमिटेड बाय गारंटी भी किया जाता है ताकि सारे के सारे बरी जिम्मा ना हो जाएं। अब फॉर इंस्टेंस अगर ये है कि कंपनी में सारे ही के सारे लोग जो हैं, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं, उनकी जो लाइबिलिटी वो लिमिटेड बाय शेयर्स है, तो होगा क्या कि कंपनी अननेसेसरी रिस्क भी लेती रहेगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसकी अप्रूवल भी देते रहेंगे, शेयर होल्डर्स भी ऐसे डायरेक्टर्स को रखेंगे। तो अल्टीमेटली होगा क्या कि एक टाइम आएगा कि कंपनी की जो है वो शायद डाउनफॉल स्टार्ट हो जाए और कंपनी जो है वो लॉसेस में जाके बैंकरप्ट हो जाए। अब इस सिचुएशन में अब कंपनी के जब बैंकरप्ट होगी तो ऑब्वियसली बात है उसको जो है ना डिसॉल्व कर लिया जाएगा, तो उसका सारे का सारा नुकसान तो जो है किसको बियर करना पड़ेगा, शेयर होल्डर्स को बियर करना पड़ेगा, बिकॉज दे आर हैविंग द रेजिडुअल क्लेम। तो उस सिचुएशन को बचाने के लिए क्या किया जाता है, मैनेजमेंट को रिस्पॉन्सिबल बनाने के लिए या मैनेजमेंट को भी रियलाइज करवाने के लिए कि दे शुड नॉट टेक अननेसेसरी जो है ना वो स्टेप्स, तो उनकी लिमिटेड बाय गारंटी भी कर दिया जाता है कि सिर्फ आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की है उस हद तक लायबल नहीं है, बल्कि ओवर एंड अबव जो लॉस होगा उसकी भी कुछ गारंटी आप देंगे, ताकि वो ये इंश्योर करें कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट हैं वो सेफ गार्ड रहें जो है ना उसमें। ठीक है जी। तो जनरली जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स दैट दे आर होल्डिंग इन द कंपनी, बट सम ऑफ द शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर ऑफ द कंपनी में आल्सो हैव द लाइबिलिटी, ठीक है, अप टू द गारंटी दैट दे हैव गिवन। जितने की उन्होंने गारंटी दी होगी उतने लॉसेस के वो रिस्पॉन्सिबल होंगे। Then the companies are divided into two categories. One is the private limited company, the other one is public limited company. So what is the difference between a private and a public limited company? Last time हमने कुछ डिस्कस भी किया था। Yes sir, last time हमने काफी डिटेल में बेसिकली आपने मेन 3 डिफरेंसेस बताए थे। Like public limited companies are those who are listed in stock exchange, and the private are not listed in stock exchange. Then the other one was in the private limited companies the owners are private and limited, like to minimum 2 to maximum 50, and in public sector it's 7 and there's no limit on the maximum. Very good. The first difference between a private and a public limited company is private limited company cannot offer the shares to the general public, whereas public limited company can offer the shares to the general public. The second difference is that after the initial issuance of the shares, the initial public offering, IPO, the shares of a public limited company are traded in the stock market. उसकी जो buying and selling है वो stock market के अंदर होगी. Whereas the shares of a private limited company are not traded in the stock market. उनकी direct buying and selling या private placements हो सकती हैं, stock market के अंदर trading possible नहीं है. And the third difference is for a public limited company, there could be 7 to unlimited shareholders as owners. For a private limited company, generally with exception of single member company, for a private limited company, there are 2 to 50 shareholders. जी क्वेश्चन सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि जो ऑर्गेनाइजेशंस जो क्रिएट हुई हैं पब्लिक मनी से, जैसे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी कुछ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करवाती, तो उनको आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कंसीडर करेंगे या फिर पब्लिक लिमिटेड? सॉरी दोबारा पूछिए। सर जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज पब्लिक फंड से क्रिएट होती हैं, यानी पब्लिक मनी से क्रिएट की जाती हैं, वो क्या प्राइवेट लिमिटेड होंगी या वो पब्लिक लिमिटेड होंगी? देखें उसका जो क्राइटेरिया है ना, अब फॉर एग्जांपल आपकी जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं वो भी जो है ना जनरल पब्लिक ही जो है ना उसको ओन कर रही है, वो भी पब्लिक मनी से ही जो है ना वो हैं। जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं उसके अंदर भी जो जनरल पब्लिक है उसकी इन्वेस्टमेंट अवेलेबल है। सिर्फ उसकी डिस्टिंक्शन इस पॉइंट ऑफ व्यू से है कि जो आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं वो स्टॉक मार्केट के अंदर जो है ना वो लिस्टेड हैं, रजिस्टर्ड तो सारी की सारी हैं। लास्ट टाइम भी ये डिस्कशन हुई थी कि जितनी इररिस्पेक्टिव कि वो प्राइवेट है या पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो सारी की सारी जो है ना SCCP के साथ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड होंगी। सेकंड इज के रजिस्ट्रेशन के बाद वो स्टॉक मार्केट में ट्रेड हो रही है या नहीं हो रही, दैट डिपेंड्स ऑन द क्राइटेरिया कि वो पब्लिक लिमिटेड में के तौर पे ऑपरेट कर रही है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तौर पे।
बल्कि इवन पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर अलॉन्ग विद द पब्लिक मनी आपकी जो स्टेट है उसकी भी जो है ना वो इन्वेस्टमेंट जो है ना वो होती है। तो जो जहां पे मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग जो है ना वो स्टेट की है तो वो आपकी स्टेट ओन्ड या गवर्नमेंट ओन्ड जो है ना वो कंपनीज के अंदर चली जाएंगी। इवन आप चाइना में देख लें या रशिया में देख लें तो जितनी कंपनीज हैं वो स्टेट ओन्ड कंपनीज हैं, जबकि बाकी जो मुल्क हैं यूएस वगैरह में देख लें तो वहां पे जनरल पब्लिक जो है वो मेजॉरिटी जो है ना वो कंपनीज को ओन कर रही है जो है ना उसमें। तो वो उसमें ये कंसर्न नहीं है कि अमाउंट किसकी जो है ना वो यूज हो रही है जो है ना, कॉन्टेक्स्ट ये है कि वो स्टॉक मार्केट रेगुलेशंस के अकॉर्डिंगली किस क्राइटेरिया में जो है ना वो फॉलो कर रही है। जी तैमूर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप मतलब कोई भी एक बंदा है, उसने प्राइवेट कंपनी बनाई हुई थी, ठीक है, वो आईपीओ पे जाती है, जब स्टॉक मार्केट पे लिस्ट होती है तो उस मार्केट की जो वर्थ है वो मतलब डबल हो जाती है, या डबल तो खैर मतलब जरूरी नहीं है कि डबल हो, लेकिन उसकी वर्थ बढ़ जाती है प्राइवेट से जब भी वो आईपीओ में जाती है। सर इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मतलब इस फॉर्मूले को या इसको थोड़ा सा बताएं कि वो मतलब कैसे होता है। लेकिन एक तो ये चीज है कि अब मेरी कंपनी है, मैंने उसके शेयर्स जो हैं वो कुछ सोल्ड कर रही हैं, ऑब्वियसली मेरे जारी सी बात है 100% शेयर्स थे, उसमें से कुछ शेयर्स मेरे कम हो गए 70%। तो मतलब 70% शेयर पे मेरी वर्थ कैसे बढ़ गई है, या मतलब मेरे वो कैसे बढ़ गई है, ये थोड़ा सा मुझे क्लियर कर दें काइंडली। ठीक हो गया जी। जी हुसैन साहब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं या आंसर करना चाह रहे हैं? सर जी मेरा जी सर मैं छोटी सी एक सजेशन है सर। जी जी प्लीज। सर जो लोग फाइनेंशियल बैकग्राउंड के हैं उनके लिए तो बहुत सारी चीजें आसान हैं सर, ठीक है। और वो प्रॉब्ली वो कुछ थोड़ा एडवांस भी चीजें जो हैं वो पूछ रहे हैं। हम कुछ मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं है, हमें अलफ बे भी नहीं इन चीजों का पता सर। आई वुड रिक्वेस्ट के सर कि पहले अगर कुछ जो बेसिक जो चीजें हैं अगर वो हमें पढ़ा दी जाए, और फिर बाद में इनके जो क्यूरीज हैं, क्योंकि वो हम डिट्रैक्ट हो जाते हैं सिर्फ चीजों से, हम के वो हमें समझ ही नहीं आती है, हम ऊपर से गुजर जाती है। चलें ठीक है जी, उसमें चले इस तरह से कर लेते हैं कि वी लिमिट आवर डिस्कशन टू द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, और फिर जो क्वेरीज होंगी उसको एंड पे जो है ना वो कर लेंगे। तैमूर आई आंसर योर क्वेश्चन एट द एंड, ताकि जो हम बेसिक चीज चल रहे हैं उसको कर लें। चलें, टू कट द लॉन्ग स्टोरी sir, no problem. I'll just have a recap of all these things. Limited and unlimited companies basically simply are that limited companies means that these companies, the liability of the shareholders in these companies is limited, and unlimited companies basically means that the liability of the shareholders is unlimited. Now, within the limited liability companies, there are further two types. One is the limited by shares and the other one is limited by guarantee. Limited by share means that the liability of the shareholders would be limited up to the amount of the amount they have invested in the shares of the company. Whereas limited by guarantee means that their liability would be up to the guarantee that they have given. Then there is private and public limited company. A private limited company is the one which cannot offer the shares to the general public. It cannot offer its shares to the general public, and its shares cannot be traded in the stock market. And the third thing is that the minimum number of owners for a private limited company is 2, and maximum number is 50. But for a public limited company, these are companies which can offer the shares to the general public, number one. Later on, after the initial public offering, the shares of these companies can be traded in the stock market. The buying and selling is generally done in the stock market. And the third difference is the minimum number of the shareholders in a public limited company is 7, and the maximum is unlimited. Then within the public limited companies, there could be further two types. One are the listed companies, the other one are the unlisted. Listed companies are the ones which are actively trading in the stock market, which are listed in the stock market. And unlisted companies are the one which are public limited companies, but due to certain reasons, these companies are still not at the listed companies of the stock market. Maybe because of not following the regulatory requirements of the stock market, they have been delisted. Sometime hostile takeover को जो है ना वो avoid करने के लिए companies अपने आप को delist कर लेती हैं. या sometime market की situation ऐसी होती है where the prices are going down very fast. So in order to keep their prices intact, वो companies क्या करती हैं stock market से delist हो जाती हैं.
आई होप दिस इज क्लियर नाउ जोनस में, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट इन चीजों से रिलेटेड। सर इसमें काइंडली ये बता दीजिएगा कि प्राइवेट और पब्लिक, ये जो लिस्टेड और अनलिस्टेड की हमने बात की है, जी जी, ये क्राइटेरिया जो है ये प्राइवेट और पब्लिक दोनों के ऊपर अप्लाई होता है सर? नहीं 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 नहीं, क्योंकि जो प्राइवेट है, जो प्राइवेट है वो तो होती अनलिस्टेड है, वो स्टॉक मार्केट में लिस्ट ही नहीं होती। राइट सर, राइट, ठीक है। जो जी पब्लिक राइट सर, थैंक यू। जो पब्लिक है उसमें लिस्टेड अनलिस्टेड। जी 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 सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। जी जी हाँ सर क्लास फेलो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर नमाज की ब्रेक कर लें, ये एक ऑप्शन है, और अगर आप चाहें तो सर कंटिन्यू रखें और हम लोग जल्दी एंड कर लें। एक मिनट आप लेट्स सी, इस ये सेशन अभी हमारे पास ये कितना टाइम है, ये सेशन जब ये एंड होता है ना, तो उसके बाद हम 10 मिनट्स की कर लेते हैं ब्रेक। ठीक है, ओके सर, श्योर सर, थैंक यू। आई होप कोई इशू नहीं, बिकॉज वी आर जस्ट मूविंग वेरी स्लो, तो इसको जो है ना करते हैं। ओके जी, विद इन द हायरार्की ऑफ द कंपनी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। One are the shareholders, who are the owners of the company. They own the company but do not run it. Normally ये वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट है। पाकिस्तान के अंदर जो शेयर होल्डर्स है, जो मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं, ये फैमिली बिजनेसेस हैं। फैमिली जो ओनर्स होते हैं वही बिजनेसेस को रन भी कर रहे होते हैं। जैसे ये सेगल ग्रुप है, तो ये कोहिनूर जितनी आपका जो ग्रुप है दैट इज ओन्ड बाय द सेगल फैमिली, वो उसी को कर रहे हैं। जो उसमें ये मंशा एंड फैमिली है, वो जो है ये आपका जो वो एक पोर्टफोलियो जो है ना, वो बिजनेसेस का जो है ना वो ओन कर रहे हैं, जिसमें एमसीबी भी है, आपकी जो ये चिनाब टेक्सटाइल मिल्स वगैरह हैं, ये भी उनके जो है ना ओनरशिप में है, तो वो उसको ऑन भी कर रहे हैं, रन भी कर रहे हैं। देन दे आर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर इलेक्टेड बाय एंड रिपोर्टिंग टू द शेयर होल्डर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स और ये उनको रिपोर्ट करते हैं। एंड द मैनेजमेंट विच इज अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जो है ना रिपोर्ट कर रहे होते हैं। जो तो हायरार्की के अंदर क्या, एट द टॉप देयर आर शेयर होल्डर्स, they appoint the board of directors, and then board of directors appoint the managers of the company, or reverse में managers report to the board of directors and board of directors report to the shareholders of the company. Now within the board of directors there are certain executive directors. Executive directors are the one who are on the payroll of the company. Basically they are the people from the management. For example, company के जो है डायरेक्टर जो मार्केटिंग है, वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर हो सकते हैं। तो इफ डायरेक्टर मार्केटिंग और मैनेजर मार्केटिंग इज अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो ही वुड बी कंसिडर्ड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। लाइकवाइज अगर कंपनी का सीएफओ है या डायरेक्टर फाइनेंस है, वो भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर होंगे, तो अगर ही और शी इज इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो ही वुड बी कंसिडर्ड एज executive director. Executive directors are the one who are on the payroll of the company, and they are taking care of the routine activities of the business organization. The other category is non-executive directors. Non-executive directors are the one who are not at the payroll of the company and who are not directly or regularly managing the affairs of the company. They just come and participate in the board meetings. तो कुछ experts opinion लेने के लिए, कुछ लोगों को अनबायस्ड ओपिनियन देने के लिए या इंडिपेंडेंट ओपिनियन देने के लिए या प्रोफेशनल एक एक्सपर्ट जो है ना, उसको क्या किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इनवाइट कर लिया जाता है। तो सिर्फ बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करते हैं, रेगुलर कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज नॉन एग्जीक्यूटिव। ठीक है जी। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स आर द वन हु आर ऑन द पेरोल ऑफ द कंपनी एंड दे आर मैनेजिंग द रूटीन बिजनेस अफेयर्स, जो है ना, दे आर अ पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट टीम। And non-executive directors are the ones who are not at the payroll of the company. They are just coming as an expert in the board meetings, and they are they are just participating in the board meetings. They are not taking care of the routine business affairs. Is this thing clear, ji? जी sir. Yes sir. Yes sir. Then there are different players within the corporations. Number one, the shareholders. Shareholders are the owners of the company and they have the voting powers. Then there is a chairman. Chairman is basically the one who heads the board of directors. ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होगी तो उसको चेयर किसने करना है, दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज चेयरमैन. नाउ दैट चेयरमैन कुड बी द एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. फॉर एग्जांपल,
कंपनी का जो सीईओ है वही कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन भी हो सकते हैं, तो वो फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होगा, क्योंकि कंपनी की पेरोल पे भी है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर भी हैं जो है ना उसमें। लेकिन ऐसा भी हो सकता है किसी आउटसाइडर को आप क्या करें कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर जो है ना वो इन्वॉल्व कर लें जो है ना उसमें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी के जो है ना वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो है ना जो मीटिंग होती है, तो अगर फॉर एग्जांपल जो वाइस चांसलर हैं वही उसको हेड कर रहे हैं, तो वाइस चांसलर इज बिकॉज ही इज ऑन द पेरोल ऑफ द कंपनी, तो ही वुड बी कंसिडर्ड एज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। लेकिन ऐसा है कि आपके कोई पर्सन है जो कि कंपनी के जो है वो या यूनिवर्सिटी के जो पेरोल पे नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल नस्ट वगैरह हो गया, तो नस्ट के जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अंदर जो हेड हैं तो वो आईजीटी भी हो सकते हैं, वो सीयूएस के भी कोई जो है ना नॉमिनी हो सकते हैं, तो दे आर नॉट ऑन द पेरोल ऑफ द नस्ट, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, बोर्ड मीटिंग को, बीओजी की मीटिंग को जो है वो हेड कर रहे हैं जो उसमें। इसी तरह से जो डायरेक्टर्स हैं वो एग्जेक्टिव भी हो सकते हैं, नॉन एग्जेक्टिव भी। जैसे हमने कहा कि कुछ ऐसे डायरेक्टर होंगे जो कंपनी के पेरोल पे हैं, जो कंपनी के रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज को मैनेज कर रहे हैं, जैसे डायरेक्टर फाइनेंस हैं या डायरेक्टर एचआर हैं या सीएफओ हैं कंपनी के। और ऐसे भी डायरेक्टर्स हो सकते हैं जो कि सिर्फ बोर्ड मीटिंग्स को आके अटेंड करते हैं। देन सीईओ और द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ही मे और मे नॉट बी डायरेक्टर। सीईओ जो है ना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि जस्ट सीईओ इज नॉट अ मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एंड देन दे आर सीनियर मैनेजर्स who may or may not be the directors of the company। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग मैनेजर हैं, अगर वो सिर्फ मार्केटिंग मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नहीं है, तो मार्केटिंग मैनेजर ही है। लेकिन मार्केटिंग मैनेजर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर भी हैं तो वो सीनियर मैनेजमेंट के अंदर भी हैं, उसके साथ साथ जो है ना वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर भी जो है ना, ठीक है। दीज आर सिंपल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिंग्स। आई थिंक उसमें अंदर कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए जो है ना उसमें। बट स्टिल इफ एनीवन हैज एनी क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, क्लियर है। नहीं है कि नमाज पढ़ने तो नहीं चलेंगे सारे जो है ना उसमें? सर एक्सक्यूज मी, ये जो नो सर, टॉप मैनेजमेंट में वो ऑफिसर्स जो कि प्योरली कंपनी के पेरोल पे होते हैं, जो सैलरी लेते हैं, बट दे आर नथिंग टू डू विद द कंपनी ओनरशिप, वो उनको हम इस लिस्ट में कहीं कैटर फॉर करते हैं सर? देखिए टॉप मैनेजमेंट में फॉर एग्जांपल सीईओ है कंपनी के, ठीक है। सीईओ के लेट्स सपोज कोई शेयर्स नहीं है, सीईओ इज गेटिंग 10 लाख रुपीस सैलरी फ्रॉम द कंपनी। अब अगर सीईओ जो है उनको बोर्ड के अंदर मेंबर नहीं बनाया गया, तो इज जस्ट अ मैनेजमेंट टीम मेंबर जो है ना उसमें, ठीक है। वो डायरेक्टर्स नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर नहीं है जो है ना उसमें, जस्ट एन एम्प्लॉय। जी, ही इज जस्ट एन एम्प्लॉय, ही इज अ पार्ट, ही इज अ मेंबर ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट, ठीक है ना, ही इज अ मेंबर ऑफ सीनियर मैनेजमेंट टीम। But if the same CEO is also made a part of the board of directors, तो अब वो सीनियर मैनेजमेंट के अंदर भी हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अंदर भी हैं, तो डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना उनको जो है वो मिल गई सर, ठीक है जी। तो not all the employees, not all the managers of the company could be made a part of board of directors। उसमें से कुछ selected लोग होंगे, उनको जो है ना बोर्ड मेंबर्स जो है ना वो बनाया जाता है जो है ना उसमें, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग ऑन देयर एक्सपर्टीज और सीनियरिटी और एक्सपीरियंस और प्रोफेशनलिज्म जो है। चलें जी। देन देयर आर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेक होल्डर्स, ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। स्टेक होल्डर्स आर द पीपल और इंस्टीट्यूशंस which are directly or indirectly associated with your business organization, or they have some certain stake in your business organization. These includes the owners, which are the shareholders of the company. उन्होंने investment की, obviously they are having the highest stake. Then the lenders, they are lending to your business organization. They also have certain stake with your business organization that they expect that in future you will pay back their loans. Employees, they are working in your business organization, they are drawing salaries from your business organization, they are getting the perks and benefits, so they certainly have the stake in your business. Then the business associate, which includes the suppliers and customers, they are supplying the goods to your business organization. So if the business winds up, obviously their sales would reduce. If the business does not pay their amount in time, their business operations would suffer. Customers have purchased different products from your business organization. They are expecting to purchase more in the future, or there are certain after-sales services are associated with the products.
So obviously they are also concerned about the survival of the business organization. Then society, which includes the government, obviously it is also a stakeholder which is playing a regulatory role, or it is providing a supervisory role in the community. So these are the different stakeholders of the business organization. Within these stakeholders, आपका क्या ख्याल है कि कौन से ऐसे stakeholders हैं जो अपने rights को ज़्यादा protect कर सकते हैं? इनमें से कौन से? Owners. जी जी. Sorry, कौन? Sir, employees, sir. Employees. Lenders and employees. Okay. Owners would be able to protect their rights more, sir. I think. अच्छा, चले अगर इसको हम कैटेगराइज करें, प्रायोरिटाइज करें, तो नंबर 1 पे आपके ज़हन में कौन है कि जिसके पास ज्यादा जो है वो ये पावर होगी या डिस्क्रिशन होगी या बेटर पोजीशन होगी जो अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके? So number 1 employees. I think, sir, what I think is owners. ओके जी, उस्मान सर इसमें इन्वेस्टर होगा सर. उस्मान सब कहते हैं जी कि नंबर 1 वुड बी एम्प्लॉइज और मैनेजर्स. हन्नान कह रहे हैं या मुमताज कह रहे हैं कि इट वुड बी इन्वेस्टर्स और द ओनर्स. जी, एनी अदर ओपिनियन? एम्प्लॉइज सर इसमें आई थिंक इसमें इन्वेस्टर्स या लेंडर, बिकॉज वो इन्वेस्ट कर रहा है और अगर कंपनी को से फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन चाहिए या कंपनी उसके लिए भी इन्वेस्टर ही होगा जो उसको दे रहा होगा, और फिर इन्वेस्टर इस पोजीशन में होता है या शेयर होल्डर जिसके पास ज्यादा शेयर है वो इस पोजीशन में होता है कि कोई भी वो पॉलिसी बना सकता है उस कंपनी की बिजनेस के लिए, और वो अल्टीमेटली वो उस कंपनी के बिजनेस को उस इंटरेस्ट को गार्ड कर रहा होता है सर. अच्छा, सिंपल एग्जांपल ये लेते हैं. लेट्स सपोज आपकी गाड़ी है, आपने किसी को चलाने के लिए दे दी है, तो अब किसका उसके ऊपर जो है ना कंट्रोल ज्यादा होगा? आपका ये जो ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है, ड्राइविंग सीट वाला सर एम्प्लॉइज हो. ऑल्दो यू आर ठीक है हैव इन्वेस्टेड दैट, यू आर ओनिंग दैट प्रॉपर्टी, लेकिन जो उस टाइम ड्राइविंग सीट के ऊपर है ना वो ही जो है वो उसके डिसीजन मेकिंग है जो है ना उसमें. अब अगर वो किसी जगह फील करता है कि तेज ड्राइव करनी है तो तेज करेगा, भले आप कहते हैं जरा आहिस्ता आहिस्ता चलाओ जो है ना, किसी जगह ब्रेक लगानी है, किसी जगह जो है ना वो उसको जो है ना स्पीड देनी है, तो ये सारे डिसीजन जो है ना ड्राइविंग सीट पे जो है उसके पास है. तो इसी तरह कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने इन्वेस्टमेंट तो की है, लेकिन जो मैनेजर्स हैं उनके पास जो है वो पावर ज्यादा है अपनी जो है ना राइट्स या पॉलिसीज को अपनी बेनिफिट के अकॉर्डिंगली जो है ना मॉडिफाई करने के लिए. शेयर होल्डर्स के पास भी राइट्स हैं, लेकिन वो राइट्स जो है ना वो कम है, वो सिर्फ ऑन कर रहे हैं, कंपनी को रन नहीं कर रहे. दिस इज ऑलमोस्ट एंड ऑफ द सेशन. ये सेशन जो है ना वो वाइंड अप हो रहा है, तो वी विल टेक 10 minutes ब्रेक. After 10 minutes, we will inshallah